नमस्कार दोस्तों, आज के स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे एक ऐसी कंपनी को लेकर के जिसपे पहले बताऊँ मैंने एक चैनल पर देखा था कि यूट्यूब चैनल पे देखा था कि काफ़ी रिकमेंडेशन चल रहा था, खास के स्पेशली रिकमेंडेशन चल रहा था। तो हमने सोचा क्यों नहीं इसके ऊपर थोड़ा-सा स्टडी किया जाए, आखिर क्या है स्टॉक को लेकर के? क्या मार्केट की पोटेंशियल बनती है या फिर चार्ट लेवल बनती है या इनकी फंडामेंटल को सपोर्ट देती है? तो आज इसी पे थोड़ा-सा हम रिसर्च करने का प्रयास करेंगे एज़ ऑन सेम टाइम पे। और जानेंगे स्टॉक की परफॉर्मेंस लेवल पे जहाँ पे देखने को ये मिली जो लगातार बिल्डअप हो रही है प्राइस। अब बिल्डअप के पीछे के कारण क्या है वो तो हम इसको जब जानेंगे, क्योंकि रिकमेंडेशन तो था इस स्टॉक को लेकर के। तो आज हम इसी पे थोड़ा-सा पॉइंट अप लेंगे जो क्या-क्या एक्सपेक्टेशन थी मार्केट को लेकर के और क्या इनकी बिज़नेस मॉडल किस हिसाब से कामकाज करती है। यदि ये 5 साल की चार्ट देखें तो 5 साल की चार्ट में एक लंबी गिरावट देखने को मिला और सेम प्राइस पे देखने को मिला। 1 साल की चार्ट में देखने को मिला कि लगातार बिल्डअप हो रही है। ऐसे ही यदि 6 महीने के चार्ट को देखें तो करीब प्रति के 100% की उछाल देखने को मिली और 1 महीने में करीब 70% के आसपास की उछाल देखने को मिली है। चलिए जानते हैं एएफ एंटरप्राइजेज़ को लेकर के जो कंपनी वेबसाइट्स पे देखने को मिलती है कि हेलमेट बनाती है। खासी कहती है कि जो हाईएस्ट क्वालिटी सेफ्टी हेलमेट्स पे कामकाज करती है और ये हेलमेट्स के लिए कामकाज इसका बिजनेस मॉडल में और क्या-क्या है वो ज़रा एक नज़र डालते हैं। इसमें राइट इश्यू भी आया था, तो राइट इश्यू के लिए इनकी वेबसाइट्स पे अपडेट्स निकल के आई थी। अब इनके बिज़नेस में कहती है कि प्लास्टिक्स, मॉडलर्स कंपोनेंट्स पे कामकाज करती है, आईटी सर्विसेज़ भी देती है कंपनी जहाँ पे जीएसआई कंसल्टिंग का काम है, जीएसआई डेवलपमेंट्स का काम है। और बस 2 तरह की इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिला, वी प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस इन द इंडस्ट्रीज़ में। ये इनकी यही 2 है जहाँ पे ये कहती है ये 2 तरह की चीज़ में, जिसमें एक तो हेलमेट का काम करती है, दूसरा क्या करती है आईटी सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है। चलिए जानते हैं स्टॉक को लेकर के क्या-क्या अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले देखें इस कंपनी को लेकर के हम कुछ इसको ज़रा एक बार रिफ्रेश करते हैं, कुछ लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आए तो अच्छी बात है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल तक कहती है कि अभी मार्केट ओपन हुआ लेकिन नो बिडर्स निकला है आज के डेट टाइम तक। अब यहाँ पे कहती है स्टॉक को लेकर के जो 7 तारीख क्लोजिंग के बाद 8 तारीख को फ़िलहाल यहाँ पे कोई बिडर्स देखने को नज़र नहीं आई है। अब इस स्टॉक को लेकर क्या कहती है, जहाँ पे देखा गया कि बुक वैल्यू के बारे में कहती है ₹9 के आसपास और मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम पे रिकमेंडेशन दिया होगा ना मार्केट में, उस टाइम पे मार्केट की रेट वही 9-10 के आसपास होगी, अंडर वैल्यूड हो सकती है। उसके बाद लगातार मार्केट ने जंप किया और वो ₹17 तक पहुँचा है। इसका हायर टू हायर की बात करूँ तो ये ₹17 लोअर की बात करूँ तो करीब ₹4 तक गया था स्टॉक की प्राइस। अभी ये हायर साइड में कामकाज करती है। स्टॉक की पी के बाद कुछ है नहीं, क्योंकि पी कंपनी में कुछ अर्निंग कुछ नहीं है। जब अर्निंग नहीं है तो मार्केट इसके चलती कैसे? ये मुझे कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खुद समझ नहीं आती। यदि इनकी मार्केट में अर्निंग नहीं है तो अर्निंग के बेसिस पे किस हिसाब से कामकाज करती है, जहाँ पे फेस वैल्यू की बात करती है ₹10 का और आरओसी की बात करती है नेगेटिव में 1.67, आरओई की बात करती है नथिंग, ज़ीरो और डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। प्रमोटर्स होल्डिंग केवल और केवल 5% की बची है। तो यहाँ पे क्या संकेत देता है? इसको क्या करना है? इसको रिकन्सिलेशन करना है। किसी भी स्टॉक को समझने से पहले कुछ चीज़ों कुछ चीज़ों को क्या करना है? रिकन्सिलेशन और समझना है। जहाँ पे प्रमोटर्स के बारे में ये होता है कि प्रमोटर्स देखना पड़ेगा कि प्रमोटर्स क्या अपनी पोज़ीशन को लेकर बेच तो नहीं रहे हैं? वो निकलने के फिराक में तो नहीं है? ये एक सवाल बनता है कई दफ़ा। इसके बाद देखा गया कि डेट टू इक्विटी के बारे में कहती है 0.20 का है और करंट रेशियो के बारे में कहती है 1.3 का। जबकि इन चीज़ों से यहाँ पे यदि ये चीज़ होता है तो यहाँ पे क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है कहाँ पे, ईपीएस के अंदर। जहाँ पे इसमें तो जो कि खास के कैस में सिंपल कहूँ तो उधार सेल्स यदि होगा तो यहाँ पे क्या होगा, उसका रिस्क फैक्टर दिखाता है कि कितना परसेंट का उधार दे रखा और कितना नेट प्रॉफिट मार्जिन बनती है इसका। इसके बाद इंडस्ट्रियल पी की बात चर्चा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 3,67,00,000 की नंबर ऑफ शेयर है, जिसकी वजह से 64 करोड़ का ही मार्केट कैप है। इसको मार्केट कैप को कैप्चर करना काफ़ी बड़ी बात नहीं है। 100 करोड़ की फंड कोई लगा, 50 करोड़ का फंड भी इधर से उधर होगा तो मार्केट में उछाल उथल पुथल हो सकती है। चलिए जानते हैं इसको लेकर के जो कंपनी 1983 में कंपनी बनी थी और यहाँ पे प्लास्टिक मॉडलर कंपोनेंट्स एंड द ट्रेडेड इन द अदर गुड्स पे भी कामकाज करती नजर आती कंपनी के बारे में कहती है कि पीयर्स में कौन कौन सी कंपनी, तो कहती है पीयर्स में अडानी इंटरप्राइजेज। मुझे लगता है कंपेयर करना बिल्कुल ही
अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इनकी इतनी बड़ी कंपनी से इसको कंपेयर करना, कहाँ बड़ी कहाँ छोटी से कंपेयर करना बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ट्रेडिंग, यदि ट्रेडिंग वाले सेक्टर के हिसाब से देखें तो ये भी ट्रेडिंग करती है और ये भी ट्रेडिंग करती है। लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री में बिलोंग करती है, लेकिन उसको यदि हम मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट वाइज भी देखें तो शायद वो प्लास्टिक के कंपोनेंट बनाते हैं, तो प्लास्टिक कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी से कंपेयर करना लगता है कि बेटर बेटर हो सकता है। आते हैं, उम्मीद करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के, जहां पे हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी स्टॉक को, कुछ एस्पेक्ट को, उस बिजनेस को समझने के प्रयास में लगे रहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसको लेकर के। और कहती है कंपनी, जो मार्च तक का अपडेट था उसमें कहती है कि इनका सेल्स में क्या हुआ, लगातार बिल्डअप किए। चलिए यहाँ तक तो क्या कहती है, हाँ सेल्स में लगातार क्या हुआ, बिल्डअप हुआ। इसके हिसाब से ये देखने को मिलता है, यदि इस जून जून वाले क्वार्टर में यदि इसी हिसाब से, इसी रेशियो से इंक्रीज करता है, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर को देखें तो लगता है कई गुना के हिसाब से जंप करते तो फिर चला जाएगा कहाँ पता है। ये नियरली देखा गया कि यदि करीब करीब 8 से 9 करोड़ तक के आसपास सेल्स जा सकती है, यदि इसके हिसाब से, इस परसेंटेज के हिसाब से ग्रो करती है तो। ऐसे ही प्रॉफिट का आकलन करेंगे, प्रॉफिट के बारे में कहती है नियरली करीब 32 से 33 लाख के आसपास का है, और ये इसमें आकलन करके 33 कितनी परसेंट की मार्जिन बनती है। तो यदि 5 करोड़ के सेल्स में कितना 33 लाख के आसपास की निकल के आती है, तो फिर आपकी क्या निकल के आती है, निकल कितना परसेंट है, 6% के आसपास निकल के आती है। इसके बाद कहती है कंपनी कुछ और कहती है। यस, हम चलते हैं आगे। अगले क्रम में देखा जाए तो 6% की यहाँ पे क्या देखने को मिला आपके पास, ये नेक्स्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन को मैं देखूँ, नेट प्रॉफिट मार्जिन को तो केवल नियरली अबाउट 6% में, राउंड ऑफ एक आसपास की लेता हूँ, 6% के आसपास की है, जो कि पिछले साल से, पिछले पीरियड से उछाल लेके आई थी। यदि की ओर क्यों के हिसाब से देखें तो उछाल लेके आई थी, वाई वाई के हिसाब से देखें तो ये उछाल लेके आई थी। ऐसे ईयरली डेटा में देखें तो ये पूरे के पूरे साल में कंपनी जो सेल्स किया वो करीब 8, 8.5 करोड़ का सेल्स दिखाया, जो कि पिछले साल से इस सेल्स में यदि वाई वाई से कंपेयर करें तो केवल और केवल कितने परसेंट बच गया, 1/3 बच जाता है। जो कि इतना 24 करोड़ का था, वहां पे 8 करोड़ का सेल्स रह गया। अब सेल्स लगातार गिरती है, आप कंपेयर करके देखिए, सेल्स गिरती है एक साल में, लेकिन स्टॉक की प्राइस एक साल में क्या कहती है, स्टॉक की प्राइस कहती है ये तो कहाँ से कहाँ चली गई। परसेंटेज देखिए, अब इस टाइम पे स्टॉक की रेट कितना हुआ था, 7 रुपए के आसपास हुआ था, वो 17 रुपए के आसपास, 18 रुपए के आसपास पहुंचा है। किसकी वजह से पहुंचा, ये मार्केट की पोटेंशियल बनती है यहाँ पे, या इनको सपोर्ट करता है। तो सेल्स तक तो अभी सपोर्ट देखने को नजर नहीं आती है, लेकिन प्रॉफिट को आकलन करके देखें तो प्रॉफिट के बारे में कंपनी कहती है, जो हाँ यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिलता है, जो स्टॉक में क्या था, यहाँ पे गिरावट थी, सेल्स में गिरावट, और इस हिसाब से प्रॉफिट में भी गिरावट। इन दोनों एंगल से क्या कहते हैं कंपनी गिरावट। अब गिरावट का रीजन क्या क्या, उन्होंने इंटरेस्ट बर्डन ज्यादा ले लिया या उन्होंने बोरोइंग्स को ज्यादा ले लिया, तो ये हम आकलन करते हैं। चलिए, क्योंकि ये जो चीज है ना, मैं हमेशा कहता हूँ, जो प्रॉफिट की पार्ट है, खास के जो प्रॉफिट की पार्ट है वो दिखावा है, और उसके पीछे यदि आपको जानना है ना, तो जानना है तो आपको बैलेंस शीट को जानना जरूरी होगा। क्या बैलेंस शीट से कुछ ऐसा फिगर जाके बोरोइंग्स की पार्ट को लेकर के, या फिर उधार सेल्स को लेकर के को क्या कर दिया है, उन्होंने बुक को तो नहीं कर रखा है, ऐसा कुछ तो सिचुएशन नहीं बनती है किसी भी कंपनी को लेकर के। मैं किसी स्पेशल कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी में यदि बिजनेस को समझना हो तो उसको ये कुछ एंगल्स को फंडामेंटल में समझा जा सकता है। आते हैं बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में देखें जो क्या उन्होंने बोरोइंग्स को पार्ट को लेकर कुछ किया है, तो कहती है बोरोइंग्स को पार्ट को लेकर कुछ किया है, बोरोइंग्स में उन्होंने डेवलपमेंट किया। मतलब बोरोइंग्स ले रहे हैं तो बोरोइंग्स का कहाँ पे इम्पैक्ट जा रहा है ये भी जानना जरूरी है। जो क्या उन्होंने पैसा लिया, तो पैसे लेकर के क्या अपने इंजॉयमेंट में लगे हैं, कंपनी अपनी एम्प्लॉय को सैलरी बांट रही है, या फिर अपनी अपनी उन पैसे को कंपनी गिफ्ट बांट रही है, कि क्या बांट रही है, नहीं बांट रही है, या इंजॉयमेंट में, इंजॉयमेंट की बात तो नहीं कर रही है। और दूसरी इम्पैक्ट आती है क्या, जो उन्होंने लिया बोरोइंग्स, उस बोरोइंग से कुछ नया डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, खास कर उन्होंने फिक्स एसेट्स इंक्रीज किया, या उन्होंने वर्किंग कैपिटल के लिए लिया, तो ये बात देखने वाली बात है। तो फिक्स एसेट्स के बारे में कहती है, तो फिक्स एसेट में तो कुछ उतार चढ़ाव हुआ नहीं, ये तो गिरावट में थी। यहाँ पे फिक्स एसेट्स, यदि पैसा उन्होंने लिया 1 करोड़ के आसपास का, तो 1 करोड़ का पैसा गया कहाँ,
1 करोड़ का पैसा देखने को मिला कि यहाँ पे ये क्या हुआ, इसमें फिक्स एसेट्स उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। जब उन्होंने फिक्स एसेट इंक्लूड नहीं किया, वर्किंग कैपिटल प्रोग्रेस में नहीं है, इन्वेस्टमेंट में कोई देखने को नहीं मिला, तो फिर बाकी पैसा गया कहाँ? तो बाकी पैसे की बात करो तो इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। कहती नहीं, इन्वेंट्री में तो जेम जितना था उतना ही पड़ा हुआ, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। इन्वेंट्री मैंने नहीं पड़ा तो फिर पैसा कहाँ गया, 1 करोड़ गया कहाँ? तो कहती है कैश में जितना पैसा था उतना ही रहा और अदर एसेट्स की पार्ट में पैसा नहीं गया। तो आखिर पैसा गया क्या? तो पैसा की बात करती है तो पैसे शायद यहाँ पे गया होगा, जिसकी बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल को लेकर। अब समझने वाली बात ये है, जो आप अपने पॉकेट पे हाथ रख के देखिए और समझिए, जो क्या है, जो आपके उधार पैसे हैं वो 118 करोड़ का है। उधार पैसे आपके 118 करोड़ का है, जिसपे आपने दिखाया कि हमने प्रॉफिट बुक कर लिया और प्रॉफिट हमारा मार्जिन कितना था? 6% का मार्जिन था टोटल पे। अब 118 करोड़ का आपका है, तो 118 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो आपकी टोटल सेल्स जो हुई एक साल में, वो तो कहती है 8 करोड़ का। इसके हिसाब से यदि सारे के सारे सेल्स को इंक्लूड कर दिया जाए तो क्या निकल के आती है? ये तो पूरे के पूरे सेल्स ही कवर कर जाएगा डेटर के अंदर। और जब पूरे के पूरे सेल्स ही कवर कर जाएगा तो ये प्रॉफिट मार्जिन कहाँ गई? ये तो डूबी पड़ी हुई है। और डूबी पड़ी हुई है मतलब ये रेशियो देख लीजिए क्या कहती है। ये कहते हैं जो 5,000 दिन में हमारे पास पैसा देते हैं। अब एक आकलन करिए, 5,000 दिन में कोई पैसा दे तो उसका आकलन क्या कहते हैं? वो पैसा, इसमें से कितने डेटर्स होंगे जो आपके बचे होंगे, कितने डेटर चले गए, ये समझने वाली बात है। तो केवल और केवल किसी स्टॉक को प्रॉफिट के बेसिस पे देखना सही मुझे नहीं लगता कि सही है। उनको बाकी एस्पेक्ट को भी जानना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस किस हिसाब से काम काज करती है, बिजनेस में किस हिसाब के परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। आते हैं, हमने इस एस्पेक्ट को लिया जहाँ पे हमने ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में देखा, जो कि उन्होंने कहा, खास के मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे इस बात को लेकर के, जो केवल और केवल उन्होंने सेल्स बुक किया, सेल्स बुक करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई, दर्ज किया कुछ ना कुछ करके। और इनकी ऑडिटर्स और सेंटिमेंटा की तरफ देखें तो क्या बड़ी यहाँ पे कहती है, कंपनी को लेकर के कहती है कंसिडरेशन ऑन द अप्रूवल ऑफ द स्टैंडअलोन एंड द कंसोलिडेटेड। इन्होंने 2 दिन पहले अपडेट किया था, जून तक का डेटा भी अपडेट करने के बाद किया था। तो क्या कहते हैं इसको लेकर के, क्या देखें, इनकी बोर्ड मीटिंग की बात कर रही है कुछ। तो कंपनी के बारे में कहती है कि 12 अगस्त जो है ना उसके लिए इम्पोर्टेंट डेट है, और जहाँ पे जहाँ पे करने वाली है, ये फरीदाबाद हरियाणा की कंपनी है ना, जहाँ पे कंपनी सिचुएटेड है था, फरीदाबाद हरियाणा। और इसका यदि देखा जाए तो कंपनी ने कहा कि हम क्वार्टरली रिजल्ट को अप्रूव करने वाले हैं, और क्या करने वाले हैं, इन द बिजनेस मैटर, कोई बिजनेस मॉडल जो और भी हो सकती है उनको ये दर्शाने वाली है। और ये दिल्ली एनसीआर की कंपनी है, फरीदाबाद हरियाणा की इनकी रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहाँ पे इनका कामकाज होगा। और ये एएफ इंटरप्राइजेज की बात हम कर रहे हैं फिलहाल। तो चलिए जानते हैं इसको लेकर के कुछ और सेंटिमेंटल कुछ है कि नहीं है। तो ये मार्केट लगातार जंप कर रही तो कुछ ना कुछ सोच के जंप कर रही होगी। क्या इनके बिजनेस मॉडल में कुछ ऐसा, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स कंप्लेन की बात कर रही है यहाँ पे। इसके बाद कोई भी सेंटिमेंटल, लेटेस्ट सेंटिमेंटल देखने को नजर नहीं आती है। चलिए अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर के, इन्वेस्टर की क्या तादाद है, इन्वेस्टर की तादाद में क्या उतार चढ़ाव निकल के आती है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई को दर्शाती है। तो यहाँ पे स्टॉक के बारे में भीड़ के बारे में कुछ चर्चा नहीं करते, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये मानिए यदि जीरो के आसपास है यहाँ पे अर्निंग अर्निंग जीरो है, तो बाकी तब भी करीब भीड़ है, कब 17 मान लेते हैं। और ये क्या, इसके हिसाब से क्या कर सकती है कंपनी को लेकर के, चलिए जानते हैं अगले पड़ाव पे। अगले पड़ाव में देखते हैं इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर के क्या कहती है। उससे पहले एक नज़र डालिए, हम एक नज़र दोबारा रिफ्रेश करते हैं इसको को लेकर के, क्या कुछ नया बिडर्स तो कहते हैं नहीं। या फिर पॉलिटिकल कॉल ऑप्शन था और उसमें 7 तारीख के बाद कोई 8 तारीख को लिस्ट कोई आया नहीं। अब कोई नहीं आया तो यहाँ पे कोई भी अपडेट निकल के नहीं आया। अब सेगमेंट वाइज में एक नज़र डालते हैं, जो क्या इनका कॉर्पोरेट एक्शन भी कुछ कहता है, कहता ही नहीं। 2023 के बाद कुछ उन्होंने राइट इशू लेके आई थी, उसके बाद कुछ भी अपडेट इस तरह के निकल के नहीं आए। ये जो डेटा था यहाँ पे जो आप सामने देख पा रहे होंगे ना, मार्च 24 वाला, ये दिसंबर 23 वाला, इसमें पता है क्या, ये केवल और केवल स्टैंडअलोन डेटा होता है। और कंपनी को कभी भी क्या देखना चाहिए, कंसोलिडेटेड डेटा पे ही देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए आखिर कंसोलिडेटेड डेटा इसके बारे में क्या कहती है।
चलिए अगले पड़ाव में देखा जाए इसको लेकर के, जिसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे इन्वेस्टमेंट को लेकर के, इन्वेस्टमेंट की तादाद को लेकर के। तो यहाँ पे देखने को मिली जो प्रमोटर्स ने अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, कुछ सेटअप कर रही है। कहती है प्रमोटर्स के पास जो पोजीशन थी 20% के आसपास था किसी टाइम में ज़माने में, वो उन्होंने 21 में आके शिफ्ट किया, फिर उन्होंने शिफ्ट किया, फिर उन्होंने शिफ्ट किया। मतलब यहाँ से लेकर के 22-23 से लेकर के और 24 जून तक के डेटा में इनके पास सेम पोजीशंस रही है, उसमें कोई फेरबदल प्रमोटर के हैंड से तो देखने को नहीं है, जो कि खास के प्रमोटर के हैंड में निकल के आती है। और इस कंपनी में ये देखने को मिला कुछ बल्क ट्रेड भी हुआ है। तो 7 अगस्त को देखने को मिला था, कल के दिन भी कुछ बल्क ट्रेड हुई थी जहाँ पे सेल्स की अ, लगी थी बोली। अंकुर शर्मा ने सेल किया था। ऐसे ही सेल इन्होंने एक और कुशाल हितेश भाई पारिक था, उन्होंने सेल किया था बल्क सेल के हिसाब से 6 तारीख को। फिर उन्होंने 6 तारीख को सेल किया बड़ी सी, एक ने बाई किया और दूसरे ने इसको सेल किया था। कुशाल हितेश, मतलब ये इनका देखने को ये मिल रही है, ये कुछ है क्या इस कंपनी को लेकर के, जिन्होंने लगातार स्टॉक को लेकर के सेल करते जा रहे हैं। इनके पास करीब एक लाख 1,78,000 शेयर के आसपास उन्होंने सेल आउट किया है। इससे पहले भी देखने को मिला जो ये जो कंपनियां हैं, जो रिचार्ड थी, इन्होंने यहाँ पे सेल किया था 1 लाख शेयर, और यहाँ पे बाई किया उन्होंने 84,000 शेयर। 16 रुपये पे सेल किया था और 17 रुपये पे बाई किया उन्होंने शॉर्ट्स। अर्थात यहाँ पे क्या किया था उसने, उन्होंने, इनको क्या लग रहा है इसके बाद इसमें कुछ और एस्पेक्ट को लेके हैं, चलिए जानते हैं। इस नाम को आप याद रखिए, नाम है कुशाल हितेश भाई। क्या इनकी कंपनी में कुछ बड़े इन्वेस्टर तो नहीं थे पहले किसी डेटा के हिसाब से? तो चलिए जानते हैं इसको लेकर के। तो यहाँ पे पब्लिक में देखा जाए कुछ नाम, तो हम नाम में देखने चाहते हैं किसका नाम था। एक तो ये देखिए जिनका लगातार क्या हो रही है, एक सेफल्स जो कि लगातार क्या कर रहे हैं, खरीद बिक्री में लगे हुए हैं। इनका ही पोजीशन आपके पास देखने को मिलता है। दूसरा था कुशाल करके नाम था ना, इसमें ढेर सारे ऐसे इसमें कुशाल 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 इस तरह के नाम तो यहाँ पे देखने को नहीं मिले जिनके पास ज़्यादा पोजीशन हो, लेकिन उनके पास शायद पोजीशन 1% से कम का होगा, जो लगातार फिलहाल अपनी पोजीशन को हल्का करने में लगे हुए हैं। मतलब सिंपल सी ये बात हुई, जो यहाँ पे जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना, वो एक बड़े लेवल पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए, और उनकी पोजीशन ही 94% में देखा गया कि 3-4% की होल्डिंग है, और वही आपस में फिर बेच रहे हैं। जहाँ पे जो शेयर होल्डर की तादाद है ना, वो काफ़ी कम है। इस इस पीरियड में तो लोगों ने भर भर के खरीदा था। उससे पहले तो 7,000 8,000 तक के आसपास तादाद थी, भीड़ थी, लेकिन बाद में भीड़ की कमी हो गई। मतलब कुछ ही लोगों ने स्टॉक को भर भर के खरीद रखा है, ये कह सकते हैं। और इसको बेचने में लगे हुए हैं। जहाँ पे मैंने पहले कहा कि इसमें मार्केट को कैप्चर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है टोटल मार्केट कैप ही करीब 64 करोड़ का आता है, और नंबर ऑफ शेयर भी कितना का आता है, करीब 3 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास की शेयर आती है। यहाँ पे फंडामेंटल में क्या दिखाई जाती है, फंडामेंटल में ऐसा हमें सब कुछ अच्छे होने के बाद भी एक चीज पे ऑब्जेक्शन आती है, और ऑब्जर्वेशन की बात ये है, जो इनका ट्रेड डिसेबल को लेकर के क्या रिस्क फैक्टर बनता है, ये ध्यान देने वाली बात है। और बाकी यदि कोई स्टॉक में यहाँ बनती नजर आती है तो वेल एंड गुड है, कोई पैसा बना रहा है, कोई पैसा फिलहाल तो ये देखने को मिल नहीं रही है। पिछले 1 महीने से लगातार जो है ना, वो पैसे बनती नजर आ, जो जिन लोगों ने जहां भी लिया है ना, वो ये देखने को मिलती है कि यहाँ पे पैसे बनते नजर आते हैं, लगातार बनते नजर आते हैं स्टॉक को लेकर के। हमने समझने का प्रयास किया इसको स्टॉक को लेकर के। जहाँ पे रिवेन्यू मॉडल में देखें तो ये कहती है लगातार गिरावट थी, कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ती नजर आई, और उतना ही नहीं, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कहती है, हमने नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज किया। जब सब कुछ इंक्रीज किया तो फिर बैलेंस शीट में कुछ फिगर्स को देखें तो उसके बारे में कहती है कंपनियां, जो हमने पास कैश, ठीक है, और ये हमने गिरावट में देखा है, करीब एसेट्स भी हमने बेचा है और लायबिलिटी को हमने भी कम किया है, ये ऐसा इम्पैक्ट निकल के आती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग यार दोस्तों।